तो नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 हिमाचल का सोशल प्लेटफॉर्म। आज हिमाचल प्रदेश में आप लोग तो जानते ही हैं कि शहरी निकायों के चुनाव चल रहे हैं और शहरी निकायों के ये जो चुनाव चल रहे हैं उसमें आज का जो दिन है वो प्रचार प्रसार के लिए आखिरी दिन है, यानी 5 बजे के बाद जो है वो चुनावी शोर थम जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये थम जाएगा उसके बाद होगा नहीं, बिल्कुल होगा, लेकिन डोर टू डोर होगा, अलग अलग तरह से होगा, कई तौर तरीके अपनाए जाएंगे। लेकिन हाँ, आदर्श चुनाव आचार संहिताएं जो होती हैं उनके मुताबिक जो है 5 बजे के बाद ये चुनावी शोर जो है वो थमना चाहिए और थम भी जाएगा। आपको मैं ये बता दूं कि इन दिनों ये हिमाचल प्रदेश में जो शहरी निकायों के जो चुनाव चल रहे हैं वो 4 शहरी निकाय हैं हिमाचल प्रदेश में। 3 तो नई हैं और 1 पुरानी है, और पुरानी है दूसरी राजधानी धर्मशाला की। और इस वक्त पालमपुर को छोड़ दें, सोलन और मंडी को छोड़ दें तो धर्मशाला के जो शहरी निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं इसको हॉट माना जा रहा है। यहां पर ये जो चुनाव है इनको हॉट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहां पर ये जो चुनाव जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं माना ये जा रहा है, सियासी गलियारों में चर्चा ये है कि ये जो चुनाव हो रहा है वो सत्तारूढ़ दल और एक कांग्रेस के एक शख्स के बीच में हो रहा है, यानी सत्तारूढ़ दल बनाम एक कांग्रेस के एक शख्स। अब वो कांग्रेस के वो शख्स कौन है तो उसके बारे में भी हम आपको चर्चा की देते हैं, बता देते हैं। तो वो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सचिव और पूर्व में शहरी विकास मंत्री रह चुके सुधीर शर्मा हैं। और हमारे साथ बड़ी बात यह है कि हमारे साथ वो खास चर्चा के लिए मौजूद भी हैं। सर, न्यूज़ 18 में आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। सर, तो चुनाव चल रहे हैं, शहरी निकायों के चुनाव चल रहे हैं और जिस तरह से मैंने कहा तो मुझे तो नहीं मालूम कि वाकई में कितनी सच्चाई है इसमें, लेकिन हाँ, जो सियासी गलियारों में चर्चा है वो इसी तरह से है। आपको लोग सर बहुत स्मार्ट कहते हैं सर, आखिर क्यों कहते होंगे स्मार्ट? देखिए, मैं राजनीति के अंदर हूँ और प्रजातंत्र में नेताओं को लोग तरह तरह के नाम दे देते हैं जी। अब खुशकिस्मती है कि स्मार्ट ही दिया, कुछ और नहीं दिया है। जी जी। हो सकता है कि जो हमने कार्य किए पिछले कार्यकाल में, जो यहाँ पहला कार्यकाल मेरा था विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, उनको देख करके शायद उन्होंने ये नाम मुझे दिया है कि आप स्मार्ट हैं जी। लेकिन सर बड़ी विचित्र बात है कि कुछ जो लोग हैं वो लोग जो हैं वो आपके जो अधरों की जो मुस्कान है ना उससे कुछ तो खौफ खाते हैं और कुछ जो है वो आपके कायल हैं। ऐसा जादू कहाँ से लाते हैं आप? अब देखिए, ये अब मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि राजनीति में आया तो ये मुस्कान तब मेरे चेहरे पे आई। ये कोई ईश्वर कृपा है और मैं छोटी मोटी बातों से कभी विचलित भी नहीं होता जी। इस तरह का ही स्वभाव मेरा है, ऐसा ही रहता हूँ। ये जो विरोधी जो आपसे खौफ खाते हैं, क्यों खाते होंगे या आपकी मुस्कान से खौफ खाते हैं? वो ये उनके मन की सोच है। वो सोचते हैं कि हमें देख करके मुस्कुरा रहा है तो शायद कुछ सोच रहा होगा कि कैसे इनको मैं कुछ अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है, वो बात है। जैसे कि आपने कहा कि आप चूंकि सियासत में हैं, राजनीति में हैं, तो इस तरह से सारी चीजें चलती रहती हैं। स्मार्टनेस की बात यहाँ, ये जो सियासी स्मार्टनेस है आपकी, ये आप कहाँ से हासिल करते हैं? कहाँ से तामील कहाँ से लिया आपने इसकी? देखिए, अब मेरे पिता लंबा अरसा राजनीति में रहे और उस समय राजनीति अलग तरह से होती थी, समाज सेवा का जरिया था और प्रचार प्रसार के भी इतने माध्यम नहीं थे, मोबाइल भी नहीं था, तो सोशल प्लेटफॉर्म भी कोई नहीं था, साधारण तरीका था। उसके बाद विधायक बना तो वीरभद्र सिंह जी का आशीर्वाद और उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। तो इन 2 शख्सियतों से मैंने बहुत कुछ राजनीति में सीखा है। बड़ी हैरत की बात है कि आप इतनी स्मार्ट गेम खेलते हैं कि जैसे ही चुनाव होते हैं आप न जाने कहां से ये फर्जी रिश्तेदार ले आते हैं। ये फर्जी रिश्तेदार कहां से लाते हैं? आप पे आरोप बड़े लगते हैं और मैं बताऊंगा सिलसिलेवार कि कैसे ये आरोप लगे हैं। कहां से लाते हैं आप ये फर्जी रिश्तेदार? देखिए, मैं तो इनको ढूंढने जाता नहीं हूँ जी। एक कार्यक्रम में गया तो वहाँ व्यक्ति एक निकल के आए कि मैं फलां व्यक्ति का रिश्तेदार हूँ, आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो हमने स्वागत कर दिया। अब वो हैं या नहीं है, अब उसकी खबर बन गई, तो ये तो अब रिश्तेदार ही एक दूसरे को जानेंगे कि हैं या नहीं है। लेकिन चुनावों के वक्त ही साल 2017 की बात करें तो आप कहते हैं कि डुप्लीकेट भतीजी ले आए, साल 2019 में लोकसभा के चुनाव थे तो आप फर्जी साडू ले आए और अब ये एक भतीजा ले आए, तो वो तो कहते हैं हमारी रिश्तेदारी नहीं। अब ये तो उन्होंने कहना है, लेकिन जो हमारे पास आते हैं वो कहते हैं हम तो रिश्तेदार हैं, और अब क्योंकि आपके साथ जुड़ गए हैं तो इन्होंने हमसे रिश्तेदारी खत्म कर दी। तो और ये होता चुनावों में ही, आपको पता है कि लोग ज्वाइन करते हैं, कोई छोड़ के जाते हैं आपको, कोई आपके साथ आ जाते हैं, तो खबरें बनती हैं। तो ये वही सिलसिला है, उनको भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और अगर रिश्तेदार हैं तो मान भी लेना चाहिए। इसमें क्या है कि हमारे साथ आ गए तो रिश्तेदार नहीं रहे। लेकिन ये चुनाव, ये बड़ा इत्तेफाक होता है और आपके साथ ही होता है ऐसा कि चुनावों के वक्त ये सारे आते हैं।
बिल्कुल। ये 3 बार हुआ और तीनों बार मुझे पता नहीं था कि कौन आए हैं। जब वो मिल के चले गए ज्वाइन करके, यकीनन आपको नहीं पता था या फिर मुझे मालूम ही नहीं था कौन लेके आया, कैसे आए, कब ज्वाइन, या वही स्मार्टनेस है आपकी? नहीं, ये तो सियासी बाद में स्मार्टनेस। पता चला जी। और लोगों ने सोचा ये स्मार्टनेस है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये तो अकस्मात ऐसी कोई घटना हो गई। अच्छा, ऐसा क्यों सियासी गलियारों में चर्चा है कि इन दिनों जो यहाँ शहरी निकायों के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो लड़ाई है वो आमने सामने की लड़ाई है, आमने सामने की लड़ाई यानी आपके बीच में और सत्तारूढ़ दल के बीच में, ऐसा क्यों माना जा रहा है? तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ प्रचार का प्रभार दिया। भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत नेता आए हैं, पूरी सरकार, मुख्यमंत्री और सब लोग आते रहे, लेकिन हमारा ये मानना था कि ज़्यादा अगर प्रभारी भी आए हैं तो वो मीटिंग वगैरह ना करें हमारी पार्टी के, वो ऑर्गेनाइज कर दें, कैंडिडेट जो है वो अपना प्रचार स्वयं करे, उसको ज़्यादा जो है वो हम ऑक्यूपाइड ना रखें, और ख़ुद मैं अपनी मीटिंगें अलग से कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि उसको देख करके अब लोगों के अंदर ऐसी धारणा आ गई है कि भाई आप अकेले जो हैं वो सत्ता पक्ष के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। ये तो परिणाम 7 तारीख के बताएंगे, लेकिन माहौल मैंने देखा है कि लोगों के बीच बदला हुआ है। नहीं, ये माहौल जो बदलने की आप बात कह रहे हैं, वैसे वाकई में जो लग रहा है, जैसे कि हम लोग भी अब गली गली मोहल्लों में जा रहे हैं तो वहाँ पे देख रहे हैं, वार्ड वार्ड में घूम रहे हैं, तो वहाँ पर जो चेहरा है, जो सबसे फ्रंट में चेहरा है वो आपका चेहरा है। और बड़ी बात यह है कि प्रत्याशी उतना समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रत्याशी कौन है, प्रत्याशी आप ही हैं कि वही हैं। और ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्या आप कहीं ना कहीं वर्चस्व की जंग तो नहीं लड़ रहे हैं यहाँ पे? नहीं, वर्चस्व की कोई जंग लड़ने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। हमारे उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का कैंपेन हमें चाहिए, और आपने पहले काम किया है तो लोग चाहते हैं कि भाई उनको पता लगे कि आप हैं और प्रचार में आ रहे हैं और हमारे लिए वोट मांग रहे हैं। और हमने कैंपेन को ऐसे डिज़ाइन किया पूरे नगर निगम के लिए, और हमारे जितने उम्मीदवार हैं उसमें से अधिकांश तो नए उम्मीदवार हैं इस बार। तो हमारा ये प्रयास है कि जो रुके हुए काम हैं उनको गति भी देंगे, और लोगों के अंदर ये रहता है, कोई भी सत्तारूढ़ दल है, देखिए मेरा भी चेहरा है, ऊपर आप देखेंगे हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है राष्ट्र का और प्रदेश का, तो उनकी भी तस्वीरें हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के अंदर इसी तरह से जो है वो प्रचार प्रसार चलता है। ये विजन आप कहाँ से लाते हैं? अभी हालांकि भाजपा की ओर से भी अब अपना दृष्टि पत्र बिल्कुल सेम टू सेम जो है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन आप जो है आरोप हालांकि ये लग रहा था, सत्तारूढ़ दल की ओर से ये लगाया जा रहा था कि आप लोग मुद्दा विहीन हैं, लेकिन आपने जो दृष्टि पत्र आप लेकर आए हैं, ये विजन कहाँ से लेके आए? और क्या लगता है वाकई में जिस तरह के आपने वो विजन दिखाया है, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ड्रीम सिटी की बात हो रही हो? क्यों नहीं, सपना देखेंगे तभी तो साकार होगा। नहीं तो फिर वो, और कल्पना ही किसी चीज की नहीं करेंगे तो धरातल पर कैसे उतारेंगे? लेकिन जो भी हमारे दृष्टि पत्र के अंदर 33 के 33 पॉइंट हैं, वो होने वाली चीजें हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज यहाँ पर होगी, और जगह पूरे विश्व के अंदर वो चीजें हैं। हमको तो उनको यहाँ पर लेकर के आना है, और धर्मशाला के माहौल के साथ, यहाँ के पर्यावरण की दृष्टि में रखते हुए उन चीज़ों को लोगों की सहूलियत के लिए धरातल पर उतारना है, ताकि ये पर्यटन नगरी है, इतना पर्यटक यहाँ आता है, और 4 चीज़ें ऐसी अट्रैक्शन वाली होंगी, तो जहाँ वो 2 दिन रुकता है 4 दिन रुकेगा, तो स्थानीय लोगों को ही फायदा होगा, उनकी आय में वृद्धि होगी, किसी ना किसी रूप से रोजगार मिलेगा। तो इन चीज़ों को इसलिए किया जाता है कि आप किस तरह शहर को भी आगे बढ़ाएं, उसकी इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथन करें, और उसके लोगों को भी खुशहाल रखें। और प्रयास हमारा ये है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है एक इंडिविजुअल की, वो अच्छी हो। आज आदमी टेलीविज़न तक सीमित हो गया है, मोबाइल तक सीमित हो गया है। अगर हम अच्छा एक स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स लाएंगे, अच्छा स्टेडियम लाएंगे इंडोर, कोई एकेडमी लाएंगे स्पोर्ट्स की, तो बच्चे घरों से बाहर निकलेंगे, तो उनका जो व्यक्तित्व है उसका विकास एक अलग तरीके से होगा। सुधीर जी, आप चलिए, खैर बहुत बढ़िया लग रहा था, जैसे भी वो मैंने विजन डॉक्यूमेंट्स देखा, उसमें देखा तो जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें वो बड़ा अट्रैक्टिव कर रहा था। अट्रैक्टिव इसलिए भी कर रहा था, और थोड़ा सा उस पर सवाल भी खड़े हो रहे थे कि आपने कह दिया उसमें पहला ही जो आपका संकल्प है वो ये है कि आप फ्यूरिकुलर, यही ना, फनिकुलर जो रेलवे जो है वो आप लेकर जाएंगे, यानी चौरानखड़ से सीधे भागसू पहुँचाएंगे। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि आज़ादी के बाद हम लोग वैसी दूसरी जो हम ब्रॉडगेज की बात करते थे, रेलवे ट्रैक को बढ़ाने की बात करते थे, वो नहीं कर पाए, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए,
बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये तो स्मार्ट सिटी मिशन में प्रस्तावित है। इसके लिए धनराशि 50 करोड़ की प्रस्तावित है। 1905 में बरोट में जोगिंदर नगर से बरोट के लिए फनिकुलर लगा हुआ है, आज भी चलता है तब का। और तब से लेके आज आप ठीक बोल रहे हैं, आज़ादी के बाद कितने वर्ष हो गए, ऐसी कोई चीज़ आई नहीं। बिल्कुल। तो जब पैसा प्रस्तावित हो गया है, अब इसको धरातल पर ही उतारना है, इसके ऊपर काम शुरू होगा, सर्वे होगा। और ये कोई बहुत बड़ी ऐसी इसमें साइंस नहीं है कि बड़ा समय लेगा। मुझे लगता है कि अगर इस पर हम आज भी काम शुरू कर दें तो 1.5 वर्ष के अंदर चलने लगेगा, लोगों को सहूलियत होगी। आज धर्मकोट भागसुनाग जाना हो तो कितने 2-2 घंटे का ट्रैफिक जाम लगता है, तो आप वहाँ से 10 मिनट में ऊपर पहुंच जाएंगे। जी देखिए, ये तो बहुत कल्पना वाली बात, तो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि अगर ये जिस तरह से ड्रीम सिटी की हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आप ही ने जो है अपनी, जब आपका कार्यकाल था, आपकी सरकार का कार्यकाल, तो उस वक्त स्काई वे की बात करी थी। आज सत्तारूढ़ के पास से इस वक्त जो दल है उनके पास, सरकार के पास एक बड़ा मुद्दा ये है कि बात आपने बड़ी बड़ी करी थी, सब्ज बाग बड़े बड़े दिखाए थे, लेकिन वो स्काई वे कहीं नजर नहीं आता। कहाँ है वो स्काई बस, ऐसे पूछते हैं। तो आखिर फिर ये कहाँ स्टैंड करता है फिर ये? देखिए, स्काईवे परियोजना जब आई, उनके साथ MOU हुआ, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, सरकार बदल गई, ठीक है, ये आ गए, वो ठंडे बस्ते में चला गया। अगर उस समय जो परियोजना हमने शुरू की थी उसको भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार आगे बढ़ाती तो धर्मशाला विश्व का पहला शहर होता जहाँ स्काईवे चलता। यहाँ से वो लोग चले गए निराश होकर के, कोई क्यों आपके पास बैठा रहेगा, इन्वेस्ट भी खुद कर रहे थे। आज शारजा के अंदर चलने लगा है, दुबई में काम शुरू हो गया है। तो हम कितना पीछे चले गए इनकी एक छोटी सी गलती की वजह से, कि सिर्फ आलोचना के लिए और सिर्फ इसलिए कि मैं लाया था। तो उस चीज को रोकने का जो प्रयास हुआ है उसका नुकसान प्रदेश को हुआ है, धर्मशाला को हुआ है। तो क्या अब यानी आपको लगता है बिल्कुल कि अगर आपकी नगर निगम आती है या फिर से इतिहास आप लोग दोहराते हैं तो ये सारी चीजें पूरी होंगी, क्योंकि आपने पूरे 33 संकल्प लिए हैं और बाकायदा बताया है कि जब तक ये पूरे नहीं होते टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो वो नगर निगम कैसे चलेगी? और लगता नहीं है कितनी बड़ी जल्दी होगी, कोई समय अवधि तो रख देते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं पूरी तरह से ये विश्वास देना चाहता हूँ, नगर निगम हमारा बनेगा और ये सारी चीजें धरातल पर उतरेंगी। उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं, क्योंकि हमने वो दृष्टि पत्र जारी किया है और मुझे यहीं रहना है। अगर मैं ऐसे ही झूठ बोलता जाऊंगा कितने वर्ष तक बोल सकता हूँ? काम तो करना ही पड़ेगा। नेताओं पे तो ऐसे लगता ही है आरोप कि वो काम तो करना ही पड़ेगा। अब बाहर से चुनाव प्रचार के दौरान आकर के अगर कोई लोग ऐसे आरोप लगाते हैं तो मुझे लगता है कि वो आरोप कम है और ईर्ष्या ज्यादा है। यानी वो कहीं ना कहीं जो है वो ये खौफ, वही बात आ गई ना कि खौफ ज्यादा कि कहीं हो ना जाए। हाँ। तो कैसे देखते हैं, जो आपके संकल्प तो 33 हैं, उन्होंने तो 36 ले लिए, अब ये कंपटीशन कहाँ रह गया फिर? वो ठीक है, उन्होंने 36 ले लिए, आधे तो मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा तो हमारे ही उठा करके डाल लिए हैं और आनन फानन में जल्दी में जो है वो उसमें कई आपको देखेंगे आपके कई चीजें जो शब्द हैं वो गलत लिख दिए गए हैं। तो ये जल्दबाजी में उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने देखा कि अरे इन्होंने निकाल दिया है दृष्टि पत्र, हमारा तो कुछ नहीं निकला, तो फटाफट से कुछ बना करके दे दो ताकि बोलने को तो हो जाए कि हमारा भी कोई विजन है। जबकि मुझे लगता है कि धर्मशाला के लिए उनके पास किसी प्रकार का कोई विजन है नहीं। शायद यही वजह है कि आप लोगों आपसे भी कई बार जो है वो यही लोग जो है अप्रोच भी करते हैं, ऐसा सुना भी जाता है। देखिए, वो अब समाज के अंदर तो एक दूसरे के साथ सभी लोग बातचीत करते हैं, अप्रोच करते हैं, लेकिन चुनाव तो अपने अपने दल का है, अपना अपना चुनाव चिन्ह है और ये तो एक जंग है प्रजातंत्र के अंदर जिसको कि आमने सामने ही लड़ा जाएगा। लेकिन आपको सियासत की धुरी का चाणक्य कहा जाता है सुधीर जी, आखिर क्यों? देखिए, सोच की बात होती है। अब हम राजनीति में हैं तो राजनीति भी करेंगे, समाज सेवा तो अलग बात है, जब आप चुन लिए जाते हैं वो आपको करना ही है, ना भी चुने जाए तब भी करना है। लेकिन राजनीति के अंदर, संगठन के अंदर अब किस तरह से आपको चीज़ें करनी है ताकि आपका संगठन मजबूत हो, आपका नेतृत्व मजबूत हो। अब उसके लिए अगर हम कुछ सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, कोई ऐसी चीज़ करते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये कोई थोड़ा बहुत इनके अंदर भी बुद्धि है चाणक्य जैसी, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने कम से कम अच्छी बुद्धि बख्शी है। कहीं इसीलिए ये तो नहीं होता, ये सवाल तो नहीं उठते कि जब चुनाव आते हैं तो पता नहीं चलता कि सुधीर शर्मा कहाँ से कहाँ दिखेंगे, किस खेमे में दिखेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो जहाँ हूँ वहीं रहूँगा।
अपनी अंतिम सांस तक, चाहे मैं चुनाव के अंदर हूँ चाहे नहीं हूँ, लेकिन मेरा दल बदलने वाला नहीं है। हम तो शुरू से ही कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस मजबूत स्थिति में उभर कर आएगी। आप देखेंगे 22 के अंदर जिस तरह के हाल चल रहे हैं। नहीं तो फिर सुधीर जी, जर्नलिस्ट जब आप मतदान के लिए जाते हैं कहीं, तो जर्नलिस्ट आपसे सवाल पूछते हैं कि सुधीर जी आप कहाँ मतदान करोगे, तो ये सवाल क्यों उठते हैं, ये सवाल क्यों पूछे जाते हैं आपसे? देखिए, वो अब कई जगह से लोग कहते हैं कि इधर से चुनाव लड़िए, उधर से चुनाव लड़िए। वो लोगों की इच्छा होती है, प्रजातंत्र में सब चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये आ जाएं तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति की जो अपनी क्रेडिबिलिटी है वो बार बार चुनाव क्षेत्र बदलने से कम होती है। यहाँ तो मैं इसलिए आया था कि मेरा चुनाव क्षेत्र आरक्षित हुआ और पार्टी ने निर्णय लिया, तब आना पड़ा, नहीं तो मैं तो जहाँ चुनाव लड़ता था वहीं लड़ता रहता। तो ये चर्चाएं राजनीति में चलती रहती हैं और रहनी भी चाहिए, अच्छी बात है। सुधीर जी, ज्योतिष विद्या पर कितना विश्वास रखते हैं आप? देखिए, ज्योतिष जो है ये अपने आप में एक तरह का साइंस है, और जो इसको जानता है, जिसको इसका ज्ञान है, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, आपको मिल जाएंगे जगह जगह ज्योतिष जानने वाले कई प्रकार के, लेकिन जो अच्छा ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं लोग, जिन्होंने इसको पढ़ा है, डॉक्टरेट किया है और सब कुछ, और जो प्रोफेशनल इसको नहीं अपना पेशा बना करके नहीं घूम रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो सही मायने में कई बार जो उनकी कैलकुलेशंस होती हैं वो सही सिद्ध भी हुई हैं, सबने देखा भी है। तो कभी आपने अपनी कुंडली कभी दिखाई कभी ज्योतिषी को? मैं अपनी कुंडली जो है वो खुद ही देखता हूँ। और क्या बात है, क्योंकि आप खुद से आपकी चाणक्य हैं और पंडित भी हैं। चलिए, ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जब देखते हैं, हम लोग भी ऑब्जर्व करते हैं कुछ चीज़ें, हम भी जब गुना घटाना करते हैं तो देखते हैं कि आपने सियासत में जिन जिन लोगों को आशीर्वाद दिया वो हमेशा आपकी विपक्ष में ही खड़े नजर आए, ऐसा क्यों? वो आपको पता होगा कि वो पुराने ज़माने में घरों में एक वो सिल होती थी और बत्ता होता था, उसमें नमक पहले मोटा मोटा आता था तो उसको पीस करके पतला करते थे। तो मेरी जो दादी थी वो कहती थी कि ये जो सिल है हमारे घर की, इसका नमक ही ऐसा है, जिसने भी खाया वो विरोध में खड़ा हो गया। लेकिन ये अच्छी बात है, ठीक है। बहुत लोगों को कई जगह हमने राजनीति के अंदर या अन्य जगह पर जब आप लेकर के आते हैं, कई बार हो जाते हैं विरोधाभास, लेकिन इतनी भी लंबी उड़ान व्यक्ति को नहीं भर लेनी चाहिए कि वापस घोंसले में आना मुश्किल हो जाए। इशारा समझ गए हैं कहाँ क्या कहना चाह रहे हैं आप, लेकिन क्या आपको मलाल नहीं होता कि आप जिनको जो हैं वो उभारते हैं, आगे लेके जाते हैं, और वही जो है वो फिर आपसे कट जो है वो अलग खड़े हो जाते हैं? नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं होता, क्योंकि मैं खुद ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। हम लोग राजनीति के अंदर आए और कांग्रेस पार्टी में हैं, वीरभद्र सिंह जी के साथ चले तो उन्हीं के साथ रहे, उतार चढ़ाव कई कुछ आए, लेकिन हम विचलित कभी नहीं हुए। हमें पता था कि हमारा नेता मजबूत है और नेतृत्व मजबूत है, और हम लोग इनके साथ जो चलेंगे तो पार्टी भी मजबूत होगी और सफलता मिलेगी, और मिली सफलताएं। मैं उनके मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहा। तो मेरा अपना जो स्वभाव है वो किसी को धोखा देने का, विश्वासघात देने का नहीं है। अब व्यक्ति अपने मन में कोई मेरे बारे में धारणा बना ले और कुछ छोटी वजह सोच करके मन मुटाव रखे, दूर रहे, तब उसको उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये उनकी अपनी धारणा है, अपनी विचारधारा है। वो चाहते हैं कि उनको लगता है कि मुझसे अगर दूर रह करके उनको फ़ायदा हो रहा है तो उसके लिए मैं खुश हूँ। चलिए, उसमें लाभ तो हो रहा है उनको, लेकिन मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं है। अभी देखें तो संकल्प आपने 33 ले ही लिए, है ना, भले ही आपके विपक्ष ने जो है वो 36 संकल्प ले लिए हों, लेकिन आरोप ये लगता है चूँकि पूर्व में आपके ही कार्यकाल के दौरान जो है वो यहाँ पर शाही निकाय बनी थी, उसके बाद वो कुछ कर ही नहीं पाए, वो अपना काम आगे नहीं बढ़ा पाए। तो आगे क्या मान के चला जाए कि जो आपने ये संकल्प ले लिए हैं वो पूरे हो जाएंगे, आपकी सरकार आएगी नहीं आएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। देखिए, हमने तो अपना विजन दे दिया कि ये हमारा दृष्टिपत्र है, ये हम करना चाहते हैं, और लोगों को पसंद आएगा, लोग चाहेंगे तो मौका देंगे, और अगर हम आते हैं तो इनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जैसा आपने कहा कि
पिछली बार नगर निगम बना, पहली बार बना था, और उस समय काम कुछ हुए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 2017 में मैं जब चुनाव हारा, और जिसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देता, वो मैं अपनी कमी की वजह से हारा हूँ, अपनी कमियां रही होंगी, एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी आप। बिल्कुल। तो उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो जो प्रारूप हमने दिया हुआ था और जिस तरह से धरातल पर चीज़ों को उतारना था, उसमें मुझे लगता है कि इस कार्यकाल के दौरान 3.5 वर्ष का जो बाद का इनका कार्यकाल आया, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कतें आना शुरू हुई और चीज़ें उस ढंग से धरातल पर नहीं उतरी जैसे उतरनी चाहिए थी, यह मैं मानता हूँ। तो विपक्ष पे आरोप लगता रहता है कि विपक्ष जो है ये भले ही जो है वो काम उन्हीं की अपना ही वर्चस्व था, आप लोगों का ही, लेकिन आप लोग मुद्दों को उठा नहीं पाए। हालांकि सरकार पर आरोप ये लग रहा है कि महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, फिर भी विपक्ष उस तरह से नज़र नहीं आया। देखिए, अब समय समय पर धरना प्रदर्शन आंदोलन और आपके माध्यम से वार्ताएं करके लोगों के सामने लाते रहते हैं। अब मैं तो चुनाव हारा, उसके बाद पार्टी ने दायित्व दे दिया, राष्ट्रीय सचिव बना के जम्मू कश्मीर का प्रभार दिया। अन्य जो चुनाव होते रहे बीच बीच में, जैसे बिहार में और बाकी जगह, वहाँ भी जाते रहे। अब यहाँ जो ब्लॉक कांग्रेस थी 1 वर्ष तक तो उसका अध्यक्ष ही नहीं था, अभी बने हैं, तो धर्मशाला के अंदर उसके बाद एक्टिविटी शुरू हुई है। तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे आने वाले दिनों में विपक्ष जो है वो मजबूती के साथ जनता की जो आवाज़ है उसको उठाता हुआ नजर आएगा। सुधीर जी, देखिए अभी इस वक्त बिल्कुल माना यही जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल बनाम आप, है ना, चेहरा भी आपका ही नजर आ रहा है। तो इतिहास दोहराने के लिए आप किस रणनीति के साथ काम कर रहे हैं और कितना जो है वो इस वक्त आप मानकर चल रहे हैं कि आप इतिहास दोहराएंगे? देखिए, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। नगर निगम जो है वो कांग्रेस ही बनाएगी, और मैं खुद स्वयं वार्डों के अंदर गया हूँ। हमने कोई बड़ी मीटिंग नहीं की, हमने कोई ज़्यादा, आपने देखा होगा पब्लिसिटी, मैंने खुद अपने हैंडल से सोशल मीडिया के अंदर अपनी एक भी प्रचार की फ़ोटो नहीं डाली। कारण ये था कि पूरी सरकार बैठी है, मंत्री हैं, विधायक हैं, अधिकारी हैं, सब कुछ इनके हाथ में है। जैसे ही लोगों पे इन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया, हमने कैंपेन का तरीका बदल दिया। इलाज तो हर चीज़ का है और चुनाव के अंदर है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये पटकनी मारने की कोशिश देंगे और हम वैसे भी आप सियासी चाणक्य हैं जी। तो उस तरह से छोटी छोटी मीटिंगें करके मोहल्लों के अंदर जाके लोगों से मैं मिला हूँ, और मैंने लोगों से निवेदन किया है कि जो हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, मैं आपको ये वचन देता हूँ कि हम जो भी आपसे बात कर रहे हैं उसको धरातल पर उतारेंगे। सत्तासीन सरकार को आप कहाँ देखते हैं अभी? सत्तासीन सरकार 3.5 वर्ष हो गए, मुझे तो नज़र नहीं आई कहीं एक बड़ी उपलब्धि कोई वर्तमान सरकार बताए कि प्रदेश के लिए उन्होंने कुछ किया है ऐसा कि जिससे ये माना जाए कि ये सरकार प्रदेश के अंदर है। डॉक्टर परमार ने हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया, उनको हिमाचल निर्माता के नाम से जानते हैं। उसके बाद के जो मुख्यमंत्री आए, जैसे शांता कुमार जी आए, उनको पानी वाला मुख्यमंत्री कहते थे। धूमल साहब को सड़कों वाला मुख्यमंत्री कहते थे। वीरभद्र सिंह जो आधुनिक हिमाचल का निर्माता उनको कहा जाता था। ऐसा कौन सा कार्य वर्तमान सरकार ने या मुख्यमंत्री जी ने किया है कि इनको याद रखा जाएगा? इनको तो याद इसलिए रखा जाएगा कि सिर्फ ये 5 वर्ष इन्होंने टाइम पास किया और निकल गए। अभी तो बचे हैं एक साल 7-8 महीने बचे हैं। अब जो 3.5 वर्षों में नहीं हुआ तो अब तो गाड़ी ढलान पर है। अब 1.5 वर्ष में क्या कर लेंगे? हमें पता है सरकार के अंतिम वर्ष कैसे होते हैं, हम भी सत्ता में रहे हैं, और जो अंतिम वर्षों में फैसले लिए जाते हैं वो कभी सिरे नहीं चढ़ते। चलिए आखिरी सवाल मेरा, ये कौन सा जादुई फार्मूला है आपके पास कि जहाँ लोग जो हैं वो काफ़ी लंबा अरसा राजनीति में रहने के बावजूद भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक नहीं पहुँच पाते? आप महज एक बार कमीना मंत्री रहे हैं और जो चुनाव जीते हैं आपने, उसके तुरंत बाद आप भले ही हार गए लेकिन आप सीधे ही जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चुन लिए गए, और वो भी उस पार्टी में जिसका एक लंबा इतिहास रहा है, 1885 से लेकर अब तक लंबा इतिहास रहा है। ये कौन सा जादुई फार्मूला है? ये कोई फार्मूला नहीं है। मैंने तो किसी से कहा भी नहीं था कि मुझे दिल्ली आकर के काम करना है, बल्कि जिस दिन मुझे बनाया गया मेरे पास सूचना बाद में पहुंची, लोगों के फ़ोन पहले आने लगे। और जब पार्टी हाईकमान से मुझे फ़ोन आया
तो मैंने पहली बात उनसे ये कही कि मुझे रहने दीजिए, मैं प्रदेश के बाहर समय नहीं देना चाहता। लेकिन उन्होंने कहा पहले व्यक्ति हैं, लोगों को जिनको बना रहे हैं वो तो अगले ही दिन जो है फूल लेकर के पहुंच जाते हैं दिल्ली, और आप कह रहे हैं कि आप ये जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते, लेकिन आप पार्टी के लिए समय दीजिए। तो उसके बाद हम उस कार्य में जुट गए। लोकसभा के चुनावों से क्यों क्विट किया आपने? ये मेरा ये मानना है कि उस समय कई चीज़ों के ऊपर विचार किया गया, और उसके चलते पार्टी के अंदर जब चर्चा चली तो पार्टी में एक बात आई कि ओबीसी के किसी कैंडिडेट को उतारा जाए, क्योंकि पहले भी चौधरी चंद्र कुमार जब लड़े थे तो उन्होंने शांता कुमार जैसे दिग्गज को हराया था। तो पार्टी ने वो निर्णय लिया और पवन काजल जी को अपना उम्मीदवार बनाया हमने। ये ठीक है कि देश के अंदर माहौल कुछ और था और वो बहुत मतों से हारे, और बाकी के उम्मीदवार भी हारे। हमारे प्रदेश के अंदर लगभग 72% मतदान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ, जो कि देश में सबसे अधिक था। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उस समय तो ठीक सोचा था, किसको पता था कि ऐसे परिणाम आएंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया, आपने बातचीत की, और इसलिए भी क्योंकि शहरी निकायों के चुनाव चले हैं और सारा दारोमदार इन्हीं के कांधों पर है, और आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ इन्होंने वक्त निकाला। तो चलिए, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क। शुक्रिया।